अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बाबा जलाल ने बड़े दावे के साथ कहा था कि वे दोनों इस टांगे में बैठकर वहाँ तक नहीं आए थे, बल्कि कोई कवि उल जुस्सा गैर मामूली हाथ पाँव का मालिक शख्स अकेला टांगे को चलाकर वहाँ लाया था। यही नहीं बल्कि उसने यहाँ तक भी बताया था कि मज़कूरा बंदे के जूते का नंबर 10 या 10.5 होना चाहिए। आमतौर पर यही देखने में आया है कि जिस शख्स के हाथ पाँव किंग साइज हों, वो दराज कामत हो और मजबूतुल बदन भी हो, तो एक नॉर्मल और सेहतमंद आदमी के जूते का नंबर 7 और 9 के दरमियान रहता है और 8 नंबर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर माना जाता है। अगर चंद मिनट के लिए बाबा जलाल की थ्योरी को नज़रअंदाज करके ये मान लिया जाए कि रुखसाना गूंगे के साथ अपनी मर्जी से कहीं गई है और वो दोनों टांगे में बैठकर इस दरख्त तक पहुंचे थे, तो फिर ये भी सोचना होगा कि इससे आगे वो गए कहाँ। ये नीम पुख्ता सड़क तो जुनूब में सीधी लाहौर की तरफ जाती थी। ये सब सोचते हुए मेरे जहन में एक सनसनीखेज ख्याल ने सर उठाया। क्या गूंगा और रुखसाना को भगाकर लाहौर ले गया है? हकीकत हाल जो भी थी, उसका फैसला कल दोपहर तक हो जाना था। मुझे बाबा जलाल की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। मैंने जब भी किसी केस में उससे मदद ली, इस बुढ़े बाबा ने हैरत अंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। मैं आइंदा रोज़ की मसरूफियत के बारे में सोचते हुए पता नहीं कब वादिये नींद में उतर गया। हर इंसान को अपनी मर्जी से सोचने का इख्तियार हासिल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो जैसे सोचे वैसा हो भी जाए। इसी को तदबीर और तकदीर का खेल कहा जाता है। इंसान की तदबीर अगर तकदीर के स्क्रिप्ट से मैच कर जाए तो समझो सोने पर सुहागा, और अगर ऐसा ना हो तो फिर धड़िन तख्ता। रुखसाना और गूंगा की पुरस्कार गुमशुदगी का केस 17 मई की सपहर मेरे पास आया था और रात में 18 मई के हवाले से जो भी मंसूबा बंदी करके मैं सोया था, अगले दिन का सूरज तुलू होने से पहले ही तकदीर की एक छोटी सी चाल ने उसका धड़िन तख्ता कर दिया था। रात के आखिरी पहर अचानक मेरी आंख खुल गई थी और इस गैर मुतवक्के बेदारी का सबब यकायक शुरू होने वाली बारिश थी, जो देखते ही देखते मूसलाधार का एजाज हासिल कर चुकी थी। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे आनन फानन क्वार्टर के सहन से बरामदे में हिजरत करना पड़ी थी। रात का बाकी हिस्सा मैंने जागते और ये सोचते हुए गुजार दिया। इस बारिश ने बाबा जलाल की मेहनत को अकारत कर दिया। अब सुबह नए सिरे से इस काम को शुरू करना पड़ेगा। खुरा निकालने वाला मिशन गोया ठप हो गया। अगली सुबह बाबा जलाल बारिश में भीगता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मैं थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में आकर बैठा था। अब तक बारिश का जोर तो टूट चुका था, ताहम बूंदाबांदी का सिलसिला हिनोज जारी था। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और पूछा, चाचा जलाल, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे लिबास के एक एक हिस्से से पानी टपक रहा है। इस उम्र में यूं शराबूर होना ठीक नहीं। अगर बीमार पड़ गए तो कई दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो तो कोई भला क्या कर सकता है? वो एक ठंडी आ भरते हुए बोला। कितने दिनों के बाद कुछ काम मिला था। इस नाश पीटी बारिश ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाऊं या सफ़ाई हस्ती से मिट जाऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मलिक साहब? बुरी बात है चाचा। मैंने खपकी भरी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत ही बुरी बात। वो उलझनज़दा नज़र में मुझे तकते हुए बोला, मैंने क्या गलत किया है? पहली बात तो ये कि बारिश अल्लाह की रहमत है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लिहाजा इसके लिए नाशपीटी जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। इंसान को अपनी ऐसी किसी भी कोताही के लिए फ़ौरन परवरदिगार से तौबा करना चाहिए। बेशक वो माफ़ करने वाला है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर बारिश ना होती तो मैं आज दोपहर तक खुरे का काम मुकम्मल करके 4 पैसे कमा लेता। वो एहतिजाजी अंदाज में बोला। मैंने इसके एहतिजाज को यकसर नज़रअंदाज करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, दूसरी बात यह कि कभी भी अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए। नसीब लिखने वाले ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, क्योंकि वो अपनी हर मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब इंसान पर कोई मुसीबत टूट पड़े तो इन कठिन लम्हात में उसे अपने अच्छे वक्त को याद करना चाहिए, जब मालिक ने उस पर अपनी इनायत की बारिश कर रखी थी, और इस सोच पर जमकर खड़े हो जाना चाहिए कि ये उस्ताद जिसने मेरी आजमाइश के लिए मुझ पर डाली है, वो ही ज़ाते पाक मुझे इससे निजात भी दिलाएगी।
मैं अपनी लाचारी और बेबसी का रोना रो रहा हूँ और आप मुझे किसी मौलवी की तरह सब्र और बर्दाश्त की तलकीन कर रहे हैं। वो उकताए हुए लहजे में बोला। मैंने अपनी जेब खास में से 50 रुपए का एक नोट निकाला, फिर इसे बाबा जलाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने कल दोपहर में तुम्हें जो टास्क दिया था उसका मुआवजा समझकर रख लो। मैं इस केस में अब खुरा निकालने की कोई गुंजाइश तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि अगर मैं चौधरी बशारत की बेटी को बाजियाब करने में कामयाब हो गया तो तुम्हें चौधरी से 100 रुपया मजीद दिलवाऊंगा। वो चंद लम्हात तक हैरत और बेयकीनी की कैफियत में मुझे देखता रहा। मुझे उसकी हैरत ज़ाई पर तरस आया और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चाचा, सोची पे आते बंदा गया। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं, तुम ये 50 रुपये रख लो। इसने हाथ बढ़ाकर वो नोट ले लिया। मैंने ये रकम देकर बाबा जलाल पर कोई एहसान नहीं किया था, न ही इसने इस मकसद के लिए मेरी जानिब कोई कासा बढ़ाया था। सच्ची बात तो यह है कि बाबा जलाल ने गुज़िश्ता शाम 15-20 मिनट में अपनी पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करके मुझ तक जो कारआमद मालूमात पहुँचाई थीं, ये 50 रुपये उसकी मेहनत का सिला थे। बाबा जलाल के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल असद अली को अपने पास बुला लिया और पूछा, बाहर बारिश की क्या पोजीशन है? बस जनाब, हल्की फुल्की कनियाँ चल रही हैं, उसने जवाब दिया। असद अली एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। उसकी उम्र 32 साल थी। वो एक होशियार और समझदार पुलिस एहलकार था। मेरे थाने के अमले में एक भी ऐसा अफराद मौजूद नहीं था जिसका ताल्लुक मौजा बागपुर से हो। ताहम असद अली इस गांव के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात रखने वाला शख्स था, इसीलिए मैंने असद को एक ख़ास पर सौंपने का फैसला कर लिया था। मैं ज़रा स्कूल की तरफ जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ठीक है मलिक साहब, वो मोहताना अंदाज में बोला, मैं आपके हुक्म की तामील के लिए तैयार हूँ। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरे थाने से चंद गज के फासले पर वाक़ था। स्कूल और थाने के दरमियान में एक कुशादा फुटबॉल ग्राउंड था। मज़कूरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता था और 2 बजे छुट्टी हो जाती थी। अलावा जुमे के रोज़ छुट्टी का टाइम 12:30 बजे का था। इतवार के दिन स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद होता था। आज जुमा था और न इतवार, लिहाजा 2 बजे से पहले छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम दोनों टहलते और हल्की फुहार का मज़ा लेते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंच गए और सीधा हेड मास्टर के कमरे का रुख किया। हम उस वक्त यूनिफॉर्म में थे और स्कूल का हेड मास्टर मोहम्मद फैज़ मुझे अच्छी तरह जानता था। अखा, मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। उसने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और हमें इज्जत से बिठाया। रस्मी अलग सलग के बाद उसने पूछा, मलिक साहब, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं या गर्म? टांगा स्टैंड और बस स्टैंड पर चाय, सिगरेट, बिस्किट, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट और इसी किस्म की अशिया की चंद दुकानें मौजूद थीं, जहां से ज़रूरियात ज़िंदगी की अक्सर चीज़ें मिल जाया करती थीं। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं फैज़ साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने भरपूर नाश्ता किया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं इस वक्त एक ज़रूरी काम से आपके पास आया हूँ। अगर आप ताउन करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी मदद करके मुझे बेहद खुशी होगी मलिक साहब, वो पुरखुलूस अंदाज में बोला। आप हुक्म करें, वो ज़रूरी काम क्या है? दरअसल मैं एक इंक्वायरी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। मुझे 10वीं जमात में पढ़ने वाली एक लड़की के बारे में ज़रूरी पूछताछ करना है। हेडमास्टर ने पूछा, तालिबा का नाम क्या है? रुखसाना, मैंने जवाब दिया। चौधरी बशारत अली की बेटी रुखसाना। ओह, वो एक गहरा सांस खारिज करते हुए बोला। आप रुखसाना के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आपको रुखसाना के हवाले से ताज़ा तरीन क्या मालूम है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। यही कि वो चौधरी साहब की साहबजादी है, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, और वो मैट्रिक की तालबा है। इसका मतलब है कि आप रुखसाना के ताज़ा तरीन हालात से वाकिफ़ नहीं हैं? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। आपको कुछ खबर नहीं कि इधर बागपुर में क्या हलचल मची हुई है? वो एकदम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देने लगा। उसने तशवीश भरे लहजे में मुझसे पूछा, वाकई मुझे ऐसी किसी बात का इल्म नहीं, आप बताएं आखिर हुआ क्या है? इसके आखिरी जुमले से गहरी फिक्रमंदी झलकती थी। मुझे ये समझने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि रुखसाना की गुमशुदगी की इत्तला अभी तक स्कूल में नहीं पहुंची थी और मेरे ख्याल में उसके 2 असबाब थे। नंबर 1,
कल जब रुखसाना की गुमशुदगी का मामला गर्म हुआ तो स्कूल बंद हो चुका था। नंबर 2, आज अभी स्कूल शुरू हुआ था और बारिश के बायस बच्चों और बच्चियों की हाजिरी भी खासी कम थी। फैज साहब, रुखसाना कल स्कूल से वापसी पर हवेली नहीं पहुंची। मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में हेड मास्टर साहब को बताया। ओह, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो लुकनज़दा लहजे में बोला। ऐसा हो चुका है जनाब, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। चौधरी साहब कल दोपहर में अपनी बेटी के ग़याब की रिपोर्ट लिखवाने मेरे पास थाने आए थे। ये सारी कानूनी कार्रवाई इसी सिलसिले में है। रुखसाना रोज़ाना अपने टांगे में स्कूल आती और वापस हवेली जाती थी। वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपने टांगे के कोचवान से पूछताछ की है? रुखसाना के साथ ही वो गूंगा कोचवान भी गायब है, मैंने ठोस अंदाज में कहा। अब आप मुझे बताएं कि कल छुट्टी के वक्त रुखसाना स्कूल से सही सलामत रवाना हुई थी या नहीं? 1 मिनट मलिक साहब, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। मैं आदिल को यहाँ बुलाता हूँ, फिर सब पता चल जाएगा। आदिल हुसैन 10वीं जमात का इंचार्ज था। इस हाई स्कूल में लड़कियाँ और लड़के एक साथ पढ़ते ज़रूर थे, मगर आप वहाँ की तालीम को मखसूस नौइयत का को एजुकेशन सिस्टम हरगिज़ ख्याल न करें, क्योंकि स्कूल के अंदर तलबा और तालबात के लिए अलग अलग क्लास रूम थे और इन दोनों असनाफ का आपस में मेल जोल नहीं था। इसीलिए चौधरी बशारत अली ने अपनी बेटी रुखसाना को वहाँ तालीम हासिल करने की इजाज़त दे रखी थी। वो तमाम एक चार दीवारी के अंदर तो तालीम हासिल करते थे, लेकिन इनके पोर्शंस एक दूसरे से हटकर थे। थोड़ी ही देर में 10वीं जमात का स्कूल इंचार्ज मोहम्मद फैज़ के बुलावे पर थाना इंचार्ज मलिक सफदर हयात के सामने आकर बैठ गया। हेड मास्टर ने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में क्लास इंचार्ज को सूरत हाल से आगाह किया, फिर कहा, थानेदार साहब इस सिलसिले में इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। मलिक साहब, आदिल हुसैन मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, आपने यही बताया है ना कि रुखसाना कल गायब हुई है? बिल्कुल, मेरी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 17 मई पीर की सुबह 7:30 बजे रुखसाना हवेली से टांगे पर सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुई थी। हस्बे मामूल टांगा गूंगा पहलवान ही चला रहा था। मैंने स्कूल इंचार्ज आदिल हुसैन की आंखों में देखते हुए कहा, छुट्टी के बाद जब रुखसाना और गूंगा वापस हवेली नहीं पहुंचे तो घर वालों को तशवीश ने आ घेरा और उन्होंने इन दोनों को ढूंढना शुरू किया। इसी तलाश में वो यहाँ भी आए थे, मगर इस वक्त तक स्कूल बंद हो चुका था। बिलाखिर चौधरी बशारत ने थाने आकर रुखसाना और गूंगे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब ये मामला पुलिस के हाथ में है और मैंने तफ्तीश का आगाज़ आपके स्कूल से किया है, क्योंकि रुखसाना यहीं से गायब हुई है। आदिल हुसैन की उम्र 45 साल के लगभग होगी। वो एक सुलझा हुआ, संजीदा और बुर्दबार इंसान था। उसने पूरे तहम्मुल और तवज्जो से मेरी बात सुनी और इस बीच में वो मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोला। ताहम मैंने नोट किया कि इस दौरान में उसकी आंखों चेहरे पर हैरत आमेज़ उलझन डूबती उभरती रही थी। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आपने जो बताया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। रुखसाना या गूंगा पहलवान की गुमशुदगी का हमारे स्कूल से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। ये बात आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मैंने कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो इसी स्कूल में पढ़ती है, बल्कि वो आपकी क्लास की स्टूडेंट है। दुरुस्त फरमाया आपने, वो रसान भरे लहजे में बोला। बेशक रुखसाना इस स्कूल की तालिबा है, वो हमारे स्कूल से गहरा ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसकी या गूंगे की गुमशुदगी की जिम्मेदारी हमारे स्कूल पर आयद नहीं की जा सकती, क्योंकि रुखसाना कल स्कूल आई ही नहीं। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप हाज़िरी रजिस्टर चेक कर लें, वहाँ पर कल की तारीख में उसके नाम के साथ एब्सेंट लगा हुआ है। आदिल हुसैन के जवाब ने मेरा दिमाग चकरा कर रख दिया। चौधरी बशारत के बयान के मुताबिक रुखसाना और गूंगा हस्बे मामूल हवेली से स्कूल जाने के लिए निकले थे। अगर आदिल हुसैन सही कह रहा था और रुखसाना गुज़िश्ता रोज़ स्कूल से गैर हाजिर थी, तो इसका मतलब यही था कि बागपुर और स्कूल के बीच किसी मकाम पर इन दोनों को अगवा कर लिया गया था, और या फिर वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए थे। टांगे के स्कूल से 2 फर्लांग दूर इस दरख्त के पास पहुंचने की मिस्ट्री अलग ही थी। ठीक है, रुखसाना कल स्कूल नहीं आई, इसलिए आप लोगों से उसकी गुमशुदगी के हवाले से पूछताछ करना नहीं बनता, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि स्कूल के स्टाफ में से किसी को ये क्यों नहीं मालूम कि वो पुरस्कार तौर पर गायब हो चुकी है? मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। वो बैक ज़बान होकर बोले, हमें तो अभी आपसे पता चला है मलिक साहब,
और बाकी स्टाफ का भी यही हाल है। कल दोपहर के बाद से पूरे बागपुर को रुखसाना और गूंगा पहलवान की गुमशुदगी की खबर हो गई थी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, क्या आज तलबा या तालबात में से किसी ने इनके गायब होने का जिक्र नहीं किया? ये तो आज की सबसे ज़्यादा हंगामा खेज खबर है। आप लोगों की लाइल्मी पर मुझे बहुत हैरत हो रही है। इसका बड़ा ठोस सबब है मलिक साहब, हेडमास्टर मोहम्मद फैज़ ने गहरी संजीदगी से कहा। मौजा बागपुर से सिर्फ एक स्टूडेंट ही हमारी स्कूल में पढ़ने आती है और वो है चौधरी बशारत अली की बेटी रुखसाना। लिहाजा इधर बागपुर में क्या संगीन वाक़या पेश आया है, इसकी इत्तला हम तक पहुंचने का कोई वसीला नहीं। दूसरे बारिश की वजह से आज बच्चों की हाजिरी आधे से भी कम है। शायद इसीलिए भी इस सानहे की खबर पूरी तरह गर्दिश में नहीं है। हेडमास्टर मोहम्मद फैज़ और क्लास इंचार्ज आदिल हुसैन की फराहम करदा मालूमात ने मेरे जहन को खासी उलझन में डाल दिया था और इन हालात में चौधरी बशारत अली से एक तफसीली मुलाकात बहुत ज़रूरी महसूस हो रही थी और वो भी फिलफौर। मैंने इन दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा किया और वापसी के लिए उठकर खड़े होते हुए कहा, आपके ताउन के लिए मैं बेहद ममनून हूँ। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं दोबारा इधर आऊँगा। इस दौरान में अगर आपको कोई अहम बात पता चले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे फ़ौरन बताएंगे। आप फिक्र न करें मलिक साहब, मोहम्मद फैज़ ने ठहरे हुए लहजे में कहा। रुखसाना की तलाश के सिलसिले में हमसे जो भी बन पड़ा हम ज़रूर करेंगे। मैंने खुदाफिज कहकर स्कूल से बाहर निकल आया। अब बारिश थम चुकी थी। थाने की जानिब पेशकदमी करते हुए मैंने कांस्टेबल से कहा, असद अली, आज की तारीख में तुम्हें दो अहम काम करना है और वो भी सिविल ड्रेस में। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं थाने पहुंचते ही यूनिफॉर्म उतार कर अवामी लिबास पहन लूँगा। आप हुक्म करें, मुझे कौन से दो काम करने हैं? मैंने बागपुर जाकर चौधरी बशारत से मुलाकात करने का फैसला किया है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम भी टांगे में मेरे साथ जाओगे, लेकिन मैं गांव से चंद कदम पहले ही तुम्हें टांगे से उतार कर चौधरी की हवेली की तरफ बढ़ जाऊंगा। बागपुर के बसनीकों बशमूल चौधरी बशारत सब पर यही जाहिर करना है कि मैं अकेला ही चौधरी से मिलने आया हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, तुमने अपने तौर पर बागपुर में घुसकर दो चीज़ों का पता लगाना है। नंबर एक, क्या रुखसाना का गांव के किसी मर्द के साथ इश्क और मोहब्बत वाला चक्कर था, या फिर बागपुर में ये देखना है कि ऐसे कितने अफराद होंगे जिनके जूते का नंबर 10 या इससे ज़्यादा हो। बागपुर में लगभग 200 घर हैं और मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस गांव की आबादी 700 नफूस के करीब होगी। अगर औरतों और बच्चों को शुमार ना करें तो तुम्हें कमोबेश 200 अफराद के बारे में जानकारी हासिल करना होगी। ये कोई आसान काम नहीं है। कर लोगे ना? बात के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो बड़े एतमाद से बोला, अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से ज़रूर कर लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेरे साथ बागपुर नहीं जाने वाले। तुम्हें किस बिना पर ऐसा महसूस हो रहा है? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। थाने के सामने चौधरी बशारत का खास अलखास टांगा खड़ा नजर आ रहा है मलिक साहब, कांस्टेबल ने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। लगता है कि चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। हम बातें करते हुए थाने के सामने पहुंच चुके थे। असद अली की बात के जवाब में मैंने निगाह उठाकर थाने की जानिब देखा तो कांस्टेबल का कहा बिल्कुल दुरुस्त नजर आया। मैंने एक आसूदा सांस खारिज करते हुए कहा, चलो यह भी अच्छा ही हुआ। मैं और चौधरी बशारत अली मेरे कमरे में रूबरू बैठे हुए थे। कोई तीसरा शख्स वहां मौजूद नहीं था। असद अली को बागपुर रवाना होने की हिदायत देकर मैंने चौधरी को अपने पास बुला लिया था। इसकी आंखों से इज़्तिरार और चेहरे से फिक्रमंदी झलकती थी। रस्मी अलग सलग के बाद उसने बेकरारी से पूछा, मलिक साहब, मेरी रुखसाना का कुछ पता चला? जी चौधरी साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। रुखसाना और गूंगे की गुमशुदगी के हवाले से मुझे एक बहुत ही अहम बात पता चली है, लेकिन पहले आप मेरे दो सवालात के जवाब दें, इसके बाद मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूँगा। कल की तरह आज भी चौधरी के साथ दो मुलाजिम एहसान और गफूर थाने आए थे और वो दोनों बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। अलबत्ता चौधरी अमानत अली नहीं आया था। चौधरी ने मुझे गंभीरता में देखा तो बेचैनी से बोला, जी आप सवाल करें, मैं हाजिर हूँ। क्या अब तक किसी ने आपसे तावान वगैरह का मुतालबा किया है?
मैंने चौधरी बशारत की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में सर झटकते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। रुखसाना और गूंगे को मंजर से आउट हुए 27 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर ये अगवा बराए तावान का मामला होता तो अगवाकारों की जानिब से अब तक ऐसा कोई मुतालबा सामने आ जाना चाहिए था। मलिक साहब, चौधरी बशारत ने हद दर्जा इज़्तिराबी लहजे में कहा, वो दोनों तो कल 2 बजे दोपहर के बाद गायब हुए हैं। इस हिसाब से अभी तक लगभग 20 घंटे गुजरे हैं और आप चौधरी साहब में इसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। अभी आप सिर्फ मेरे सवालात का जवाब दें, बाकी गुजरे हुए वक्त का हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। जी ठीक है, वो फर्माबरदारी से बोला। आप दूसरा सवाल पूछें। मैंने आपसे रुखसाना और गूंगा की तस्वीरें मांगी थी। मैंने इस्तफसार किया, इनका क्या हुआ? वो तस्वीरें मैं लेकर आया हूँ मलिक साहब, वो मोतदिल अंदाज में गोया हुआ। वो एहसान के पास हैं, मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फिर वहीं बैठे बैठे उसने बावाज़े बुलंद पुकारा, ओए एहसान, ज़रा अंदर आ। इन लम्हात में चौधरी बशारत जितना सीधा और सादतमंद नज़र आ रहा था, दर हकीकत वो ऐसा था नहीं। इसके रोब और दबदबे की कहानियाँ मुझ तक पहुँचती रहती थीं, लेकिन इस वक्त वो जिस नौइयत के हालात से गुजर रहा था वो बड़े दिलफिकार और सितमशार थे। जवान बेटी की गुमशुदगी के कर्ब और अजियत को कमाहक़्क़ू महसूस करने के लिए बुनियादी शर्त इंसान का बाप होना ज़रूरी है। एहसान नामी मुलाजिम एक थैले के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया, फिर वो चरमी थैला चौधरी की जानिब बढ़ाने के बाद दस्त बस्ता खड़ा हो गया। चौधरी ने मज़कूरा थैले के अंदर हाथ घुमाने के बाद किसी दंगल का एक पोस्टर और रुखसाना की 2 वाज़ेह तस्वीर निकाल कर मेरी सिमत बढ़ा दी। फिर चरमी थैला एहसान को थमाते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, तुम जाकर बाहर बैठो। एहसान ने फौरन से पेशतर चौधरी के हुक्म की तामील कर दी। पोस्टर में गूंगा पहलवान की तस्वीर ढूंढने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस पोस्टर में सबसे नुमायां वही नज़र आ रहा था और तस्वीर के साथ ही जली हुरूफ में उसका नाम भी लिखा हुआ था। वो लंगोट पहने और गुर्ज उठाए खड़ा था। उसके बदन पर लंगोट के सिवा लिबास नाम की कोई और शय मौजूद नहीं थी। मैंने दोनों तस्वीर का बगौर जायज़ा लेने के बाद इन्हें अपनी मेज़ की दराज में डाला और चौधरी की जानिब देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा, यह तो मालूम हो गया कि इन दोनों की अगवा की गुमशुदगी अगवा का केस नहीं है। आपने मुझे जो 2 तस्वीर मुहैया की हैं वो रुखसाना और गूंगा की तलाश में काफ़ी मददगार साबित होंगी। और वो जो आपने कहा था कि आपको रुखसाना और गूंगे की गुमशुदगी के हवाले से एक बहुत ही अहम बात पता चली है, वो पुर-इज़्तिराल लहजे में बोला, वो मुझे भी तो बताएं मलिक साहब। ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने ठोस अंदाज में कहा। मैं अभी रुखसाना के स्कूल से होकर आ रहा हूँ चौधरी साहब। मैं वहाँ इंक्वायरी के लिए गया था और मुझे पता चला है कि कल रुखसाना स्कूल से गैर हाजिर थी। ये कैसे हो सकता है? वह ऐसे उछला जैसे उसने बेध्यानी में बिजली के हाई टेंशन वायर को छू लिया हो। ऐसा ही हुआ है चौधरी साहब, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैंने स्कूल के हेड मास्टर और रुखसाना के क्लास टीचर से तफसीली मुलाकात की है। इन्हें तो अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि रुखसाना कहीं गायब हो गई है। ये एक अटल हकीकत है कि गुज़िश्ता रोज़ रुखसाना स्कूल गई ही नहीं। ओह, तो इसीलिए आपने रुखसाना की गुमशुदगी के सिलसिले में 27 घंटे से ज़्यादा वक्त की बात की थी। वो मायनाखेज़ नज़र से मुझे तकते हुए बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दोनों हवेली और स्कूल के दरमियान किसी जगह गायब हुए हैं। रुखसाना को स्कूल लाने ले जाने वाला टांगा मेरे थाने से 2 फर्लांग के फासले पर जुनूबी सिमत में सड़क के किनारे एक दरख्त के पास खड़ा मिला है चौधरी साहब, मैंने ठोस अंदाज में कहा। इस सूरत हाल में ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो दोनों हवेली और इस दरख्त के बीच किसी मकाम पर गुम हुए हैं। वो इस वक्त कहाँ होंगे? चौधरी ने फिक्रमंदी से लबरेज लहजे में पूछा। आपके सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देने के लिए मुझे पूरा 1 दिन यानी 24 घंटे खुद को सरगर्म अमल रखना होगा, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए दो टोक अंदाज में कहा। सरे दस्त, मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपकी बेटी को कोई हादसा पेश नहीं आया तो वो इस वक्त जहाँ भी है मुकम्मल खैरियत से है और वो वहाँ अपनी मर्जी से गई है। मलिक साहब, पता नहीं आप किस किस्म की ख़तरनाक बातें कर रहे हैं। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चौधरी साहब, मैंने आपसे जो भी कहा है इस पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की ज़रूरत है। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। आप हवेली चले जाएं और कल सुबह तक खुद को संभालने की कोशिश करें। मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और मैं कल आपको कोई अच्छी खबर सुना दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब। वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं रुखसाना के लिए किस कदर परेशान हूँ। मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं आपकी और आपकी फैमिली की जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ चौधरी साहब, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। आप हवेली जाकर अपनी अहलिया और दीगर तमाम अफराद को संभालें और रुखसाना की तलाश वाला मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं ये सब अपना फ़र्ज समझकर कर रहा हूँ, इसमें आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। आप चाहे ना माने, लेकिन मैं समझ सकता हूँ मलिक साहब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला। आप मेरी खातिर बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने चौधरी को जज्बाती कैफियत से निकालने के लिए सरसरी अंदाज में पूछा। क्या इससे पहले भी कभी रुखसाना गुम हुई है? नहीं जनाब, वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पहली बार रूनुमा हुआ है। क्या रुखसाना के रिश्ते की कहीं बात चल रही थी? मैंने ज़रा आगे को झुकते हुए राजदाराना अंदाज में सवाल किया। ना जी, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बड़े एतमाद से बोला। ना तो हमने अभी तक इस बारे में सोचा है और ना ही कहीं और से रुखसाना का रिश्ता आया है। मैं चाहता हूँ वो जी जान से पढ़े। मेरी ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने। आगे जो अल्लाह की मर्जी। आपका इरादा नेक और काबिल सताइश है चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। क्या आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार लाहौर में रहता है? जी, मेरा बड़ा साला एजाज़ अली लाहौर में रहता है, उसने अस्पात में जवाब दिया। एजाज़ अली लोकल गवर्नमेंट में अफसर है। आपके साले की लाहौर में कहाँ रिहाइश है? मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया। गढ़ी शाहू में। क्या आप मुझे एजाज़ अली के घर और दफ्तर का एड्रेस दे सकते हैं? मैंने सवालिया नज़र से चौधरी बशारत की तरफ देखा। क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, वो जल्दी से बोला। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वो मुमकिन नहीं है मलिक साहब। रुखसाना आज तक अकेली हवेली से बाहर नहीं निकली। लाहौर तलक चले जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं रुखसाना के तने तनहा कहीं चले जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा चौधरी साहब, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मायना खेज अंदाज में कहा। बाकी जहाँ तक मुमकिन और नामुमकिन के बारे में सोचने की बात है तो सोच विचार के बाद ही नामुमकिन को मुमकिन में बदला जा सकता है। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? इन हालात में मुझे सिर्फ आप ही पर भरोसा है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। तो फिर यकीन रखें कि मैं आपकी उम्मीद और भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे अपने लाहौरी साले एजाज़ अली के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की, फिर मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। चौधरी के जाने के बाद मैंने टांगा स्टैंड और लारी अड्डा जाने का फैसला किया ताकि वहाँ से मुफीद मालूमात इकट्ठा कर सकूँ, लेकिन कबल इसके कि मैं अपने इस इरादे को अमली जामा बनाता, बड़े खौफनाक अंदाज में आसमानी बिजली कड़की, फिर बादलों की घनघट सुनाई दी। इसके बाद बारिश को जला ला गया। आसमान से बरशगाल इतनी तेज़ रफ्तारी से बरस रही थी कि चंद गज दूर का मंजर भी धुंधला कर रह गया था। ऐसे ख़तरनाक मौसम में थाने से बाहर कदम निकालने का फैसला किसी भी तौर मुनासिब और सूदमंद नहीं था, लिहाजा मैं इस मामले में हैंड्स अप हो गया। दिन का बाकी हिस्सा मैंने थाने के अंदर ही बैठकर गुजारा, क्योंकि छाजो बरसती बरखा ने बैरून खाना जिंदगी को एक मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन लम्हात में मुझे कांस्टेबल असद अली की फिक्र हो रही थी। मैंने उसे एक खास मकसद से बागपुर भेजा था। मैंने उसके जुम्मे जो काम लगाया था उसका गालिब हिस्सा आउटडोर पर मुश्तमिल था और इस तूफानी महीने आउटडोर को आउट ऑफ कंट्रोल करके रख दिया था। 19 मई की सुबह रोशन और चमकदार थी। रात गए तक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा था, लेकिन सूरज तुलू होने तक ये बरसाती मामला थम चुका था और आज सूरज भी ऐसा निकला था कि बकौले किसे लग पता जाए। मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो कांस्टेबल असद अली मेरे पास आ गया। मैंने गुज़िश्ता रोज़ असद अली को मौज़े बागपुर एक ख़ास मिशन पर भेजा था। रात जब तक मैं थाने में मौजूद रहा, असद अली की वापसी नहीं हुई थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसने करारी आवाज़ में मुझे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, मैंने उसके सलाम का जवाब दिया।
उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था। मैंने पूछा कि तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले मलिक साहब, उसने मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए बताया। बारिश ने कल बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। अगर ये रुकावट न होती तो मैं रात ही को वापस आ जाता। आपने मुझे जो मिशन सौंपा था मैं इसे अधूरा छोड़कर नहीं आ सकता था, लिहाजा रात को मैं बागपुर ही में रुक गया था। इस शबबाशी से तुम्हें कुछ हासिल भी हुआ? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। उसने बड़े एतमाद से इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, क्या रिपोर्ट है? मुश्किल और दिक्कत ही से सही, मगर उसने जवाब दिया, मैंने आपके बताए हुए दोनों काम कर दिए हैं। तफसीलात क्या हैं? मैं सीधा होकर बैठ गया। पूरे बागपुर में गैर मामूली बड़े पाँव वाले सिर्फ 2 अफराद हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। इनके जूते के नंबर को 10 के आसपास समझा जा सकता है। इनमें एक का नाम सत्तार उर्फ तारा है। तारा चौधरी बशारत अली का मुलाजिम है और डेरे के मामलात को देखता है। तारा की उम्र 30 साल और कद 6 फीट 2 इंच है। तारा के साथ डेरे पर एक दूसरा बंदा मंजूर उर्फ झूरा भी होता है। झूरे की उम्र 40 साल है। वो मुख्तलिफ कामों में तारा की मदद करता है। उसका कद 5 फीट 10 इंच है और जूते का नंबर है 8।